आज हम प्लांट किंगडम के उस सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके नीट 2026 एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली गेम चेंजर साबित होगा। मैं गारंटी देता हूं बाय द एंड ऑफ दिस सेशन इस चैप्टर का एक भी पॉइंट, एक भी एक्सेप्शन या एक भी नीट ट्रैप आपसे मिस नहीं होगा। और याद रखना, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए अपने फोकस को बिल्कुल शार्प रखिए एंड लेट्स कॉन्कर दिस चैप्टर टुगेदर। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक एल्जी से, फिर मूव करेंगे ब्रायोफाइट्स पर, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल्स, और आखिर में एक फाइनल क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ परमानेंटली याद हो जाए। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं एक्वाटिक पायनियर्स से, यानी एल्जी। ये अर्थ के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इमेजिन, इस प्लैनेट का ऑलमोस्ट 50% ऑक्सीजन अकेली एल्जी प्रोड्यूस करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी की बॉडी ना बिल्कुल सिंपल और थाइलस लाइक होती है, मतलब कोई ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स नहीं होते। अब इन तीनों मेन क्लासेस का कंपैरिजन ध्यान से सुनिए, यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, इनमें हायर प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल ए और बी होता है और उनका स्टोर्ड फूड स्टार्च है। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, इनको इनका कलर फ्यूकोजैंथिन से मिलता है। उनका स्टोर्ड फूड मैनिटॉल और लैमिनारिन है और सेल वॉल में एल्जिन होता है, विच इज हेविली यूज्ड इन आइसक्रीम्स। फिर आते हैं रोडोफाइसी, द रेड एल्गी। इनमें फाइकोइरिथ्रिन होता है। इनका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो स्ट्रक्चरली एनिमल ग्लाइकोजन के बहुत सिमिलर होता है, और इनकी सेल वॉल से हमें अगार मिलता है, जिसे हम लैब कल्चर्स में यूज करते हैं। गाइज, हाई अलर्ट यहाँ पर। ये एक मैसिव नीड फोकस ट्रैप है जहाँ एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करेंगे। सार्गैसम एक ब्राउन एल्गी है, तो इसका स्टोर्ड फूड क्या होगा? मैनिटॉल एंड लैमिनारिन, बिल्कुल स्टार्च नहीं। और इनके फ्लैजेला, ध्यान से सुनो, दे हैव एग्जैक्टली 2 फ्लैजेला जो अनइक्वल हैं और लैटरल पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं। ये एक्सेप्शन अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो। And here is another huge neat alert for red algae. The crucial point is, red algae में flagella completely absent होते हैं. I repeat, completely absent at every single stage of their life. यहाँ तक कि इनके male gametes, जिन्हें हम spermatia कहते हैं, वो भी non-motile होते हैं और water currents के through travel करते हैं. Don't fall for any options that mention flagella in Rhodophyceae. अब हम पानी से निकलकर moist जमीन पर आते हैं. Enter Bryophytes, the amphibians of plants. ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़मीन पर रहने के बावजूद इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर फिल्म चाहिए ही चाहिए। उसे पानी में तैरकर इनके फ्लैजिलेटेड स्पर्म आर्चिगोनियम यानी फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इनमें भी ट्रू रूट, स्टेम्स या वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। रूट्स की जगह इनके पास थ्रेड लाइक राइजॉइड्स होते हैं। But the most important neat fact here is their life cycle dominance. इनमें मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है जो इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो बेचारा इस गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए। उल्टा सिस्टम है यहाँ कंपेयर टू हायर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स जैसे कि मार्चेंटिया, इनका थैलस डोर्सी वेंट्रल और फ्लैट होता है, बिल्कुल किसी लिवर की शेप जैसा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल जेमा कप्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, मॉसेस जैसे फ्यूनेरिया या स्फैग्नम थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। मॉसेस का लाइफ साइकिल एक क्रीपिंग ग्रीन थ्रेड लाइक प्रोटोनीमा स्टेज से स्टार्ट होता है, जो आगे चलकर एक अपराइट लीफी स्टेज बनाता है। और हाँ, स्फैग्नम पीट प्रोवाइड करता है, जो पैकिंग मटेरियल और फ्यूअल के रूप में बहुत यूज होता है। एवोल्यूशनरी लैडर पर एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, पिटेरिडोफाइट्स, हमारे पहले वैस्कुलर प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम आए, इसीलिए ये अब थोड़े टॉलर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ आकर गेम बिल्कुल पलट गया है। द डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी इज नाउ द स्पोरोफाइट, जिसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स हैं। इनका जो गमीटोफाइट होता है वो एक छोटा सा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्रोथैलिस कहते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस टर्म वेरी केयरफुली। हेटेरोस्पोरी, वैसे तो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सिलाजिनेला और सेल्वीनिया, जो 2 अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर्स और बड़े मेगास्पोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचर में सीड हैबिट की शुरुआत यहीं से हुई थी। फीमेल गमीटोफाइट मेगास्पोर के अंदर ही रिटेन हो जाता है। दिस एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज द एवोल्यूशनरी प्रीकर्सर टू द सीड। अब आते हैं एडवांस्ड प्लांट्स पर, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स,
जहां नेचर ने सीड इन्वेंट किया। सीड का आना प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं, ओव्यूल्स में होते हैं, पर फ्रूट से कवर नहीं होते, टिपिकल कोन्स पर मिलते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड्स एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर यानी फ्रूट के अंदर सेफली इनक्लोज्ड होते हैं। चलो जिम्नोस्पर्म्स की कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में हेविली हाईलाइटेड हैं। दे आर ऑल हेटेरोस्पोरस। सिकोया इज द टॉलेस्ट लिविंग ट्री, जबकि जामिया सबसे छोटा है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इनकी रूट्स। पाइनस की रूट्स फंगाई के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं। और साइकस के पास स्पेशल अपवर्ड ग्रोइंग कोरोलॉइड रूट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे अनाबेना और नॉस्टॉक रहते हैं। एग्जाम में इन दोनों को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। एंजियोस्पर्म्स का एब्सोल्यूट डिफाइनिंग फीचर पता है क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्कवर्ड बाय नवाश्चन। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। यहाँ 2 फर्टिलाइजेशंस एक साथ चल रहे होते हैं। फर्स्ट, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है जो डिप्लॉयड यानी 2n होता है, इसे हम सिनगैमी कहते हैं। सेकेंड, जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है एंडोस्पर्म बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। द एंड रिजल्ट, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज स्ट्रिक्टली ट्राइप्लॉयड यानी 3n। मार्क माई वर्ड्स, ये डायरेक्ट MCQ आता है एग्जाम में। ओके, अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जहां प्लांट लाइफ साइकिल्स और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एक्सप्लेन किया जाता है। हर प्लांट अपने लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड यानी N गैमेटोफाइट स्टेज और एक डिप्लॉइड यानी 2n स्पोरोफाइट स्टेज के बीच ऑल्टरनेट करता है। कौन सी स्टेज डोमिनेंट है वही एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताता है। एल्गीज जो सबसे प्रिमिटिव हैं वहाँ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, सो लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े ब्रायोफाइट्स और पटीरोफाइट्स पर, उन्होंने इंटरमीडिएट रास्ता अपनाया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बस फर्क इतना है कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट मेन प्लांट है और पटीरोफाइट्स में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। और फाइनली हाईएस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कंप्लीटली डोमिनेट करता है, इसलिए इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। एकदम क्लियर एवोल्यूशनरी शिफ्ट है हैप्लॉइड डोमिनेंस से डिप्लॉइड डोमिनेंस की तरफ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा PYQ ट्रैप छुपा है। मियोसिस कब हो रहा है? एल्जे जिनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उनमें फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट में मियोसिस होता है। इसे जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। लेकिन बाकी सारे हायर प्लांट्स, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, टेरिडोफाइट्स हों, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, उन सब में मियोसिस हमेशा स्पोरोफाइट फेज में होता है ताकि स्पोर्स बन सके। सो दे ऑल शो स्पोरिक मियोसिस। हमेशा याद रखना, एल्जे इज जाइगोटिक मियोसिस, अदर्स आर स्पोरिक मियोसिस। ऑसम वर्क गाइज। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। वक्त है इस चैप्टर की फाइनल रिवीजन का। हमने पूरा एवोल्यूशनरी लैडर क्लाइम कर लिया है। अब अगले 30 सेकंड में इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। लेट्स ब्लास्ट थ्रू दिस। एल्गे, नो वैस्कुलर टिश्यू, नो सीड्स, गैमेटोफाइट डोमिनेंट। ब्रायोफाइटा, नो वैस्कुलर टिश्यू, नो सीड्स, गैमेटोफाइट डोमिनेंट, बट विद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा, बूम, वैस्कुलर टिश्यू अपीयर्स पहली बार, स्टिल नो सीड्स एंड स्पोरोफाइट बिकम्स डोमिनेंट। जिम्नोस्पर्म्स, वैस्कुलर टिश्यू है, सीड्स भी हैं पर नेकेड, स्पोरोफाइट डोमिनेंट। फाइनली एंजियोस्पर्म्स, vascular tissue present, seeds safely enclosed in fruits and fully dominant sporophyte। ये मैट्रिक्स मास्टर कर लिया ना, तो आधे नीट क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट गाइज, आज हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट डिटेल में कवर कर लिया, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, लाइफ साइकिल्स एंड कंपैरिजन्स। अब बस NCERT रिविजन और PYQs प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। Stay consistent, study smart, and selection definitely possible है। Have a good day and keep grinding for NEET। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, तो क्या नेचर अभी भी नए सीड बेयरिंग प्लांट्स इवॉल्व कर रही है? See you in the next master class।